हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर से एक बार क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ईंटें मन को रस्तियों का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर कहें, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस इकाई का मुझे लगा वो आज आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न है मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगर प्रश्न का आप अध्ययन करें और कभी प्रश्न ये आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए, तो आप इसके आधार पर ही प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो के जो प्रमुख नगर मिले प्यारे बच्चों, उनमें जो प्रमुख नगर हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों वर्तमान पाकिस्तान में ही स्थित हैं और विद्वानों का ऐसा मानना है कि दोनों हड़प्पा सभ्यता की राजधानी रही होंगी। तीसरी राजधानी के रूप में लोथल को भी जाना जाता है जो गुजरात में है। ये सभ्यता तो वैसे अपने आप में बहुत सारी विशिष्टताओं को लेके आई, जिसमें से कुछ विशिष्टताओं की चूंकि यहाँ बात हो रही है तो कुछ विशिष्टताएं बात करेंगी, उसमें भी जो बहुत स्पेशल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन हालांकि 500 शब्दों में लिखना है, इस 500 शब्दों से थोड़े कम होंगे तो आप इसको अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि आपके सामने जो मैटर है वो बहुत ही यूनिक, बहुत महत्वपूर्ण और आपके लिए बहुत उपयोगी है। न केवल 12वीं परीक्षा के हिसाब से, वरन मैंने ये मैटर जो तैयार किया है वो आने वाली आपके फ्यूचर के लिए, कॉलेज पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इसमें बहुत सारा मैटर मिलने वाला है। शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न देखो मैंने इकट्ठा कर दिया। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है वर्तमान में? पाकिस्तान। फिर पूछ देते हैं वो किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। या किस जिले में? जिला भी। किस नदी के किनारे? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता है। सिंधु हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख नगर है उनकी कौन कौन सी नदियों के किनारे वो पूछते हैं आपसे, जैसे हड़प्पा रावी नदी किनारे, लोथल भगोवा नदी किनारे, है ना, ऐसे बहुत सारे पूछते हैं वो क्वेश्चन आपसे। तो ये सिंधु नदी किनारे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो नामक शहरों की खोज किसने की? तो ये आपके सामने मैंने यहाँ ये भी रख दिया, 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा ये नगर खोजा गया। इस नगर की कुछ विशिष्टताएं इस प्रकार हैं। ठीक प्यारे बच्चों, ये तो आपके लिए समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना प्रांत के, है ना, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी। वैसे भी प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो आप वैसे भी याद करते हो 1921-22 राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी। वैसे अपन पढ़ते हैं दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, तो ये दोनों आपके पास आ जाएगा। तो जो अब इसमें कौन सा नाम बचा? दयाराम साहनी बचा, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। क्लियर हो गए? 2 प्रश्न तैयार आपके यहाँ हो रहे हैं। अब इस सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो नगर योजना है पूरे शहर की। ये बहुत विशिष्टता है। बार बार मैं कहते चला आ रहा हूं, विगत पिछले सारी वीडियो में रोज एक बात दोहरा रहा हूं कि ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने आप आ जानी चाहिए, आती होंगी। अब चूंकि ये सामने तो क्लास चल नहीं रही, नहीं क्वेश्चन करके पूछ सकता हूं। प्रश्न यही बन जाता है कि नगर से और ग्राम से क्या आशय है। शब्द यहाँ ग्रामीण नगरी आ गया, तो आप नगर और ग्राम से क्या आशय है ये आप तैयार रखेंगे अपने आप, और मैं कल वीडियो में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि नगर और ग्राम में क्या अंतर है। लेकिन आज प्रॉमिस रख रहे हैं कि आप लोग खुद इस क्वेश्चन को खोजेंगे। ठीक, अब क्या है, यह नगर लगभग 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ था। 125 हेक्टेयर लगभग बताते हैं फैला हुआ था। इसका विभाजन पूर्व और पश्चिम में नगर एवं दुर्ग के रूप में हुआ। इस सभ्यता से प्यारे बच्चों जो साक्ष्य मिले हैं नगर के, वो उसके 2 प्रकार के आवास मिले, एक दुर्ग आवास और एक सामान्य आवास। अब कैसे पता लग गया मुझे ये दुर्ग आवास है, या पुरातत्ववेत्ताओं कैसे पता लग गया दुर्ग आवास है? एक तो उसका वो है दुर्गनुमा है, दूसरा ये क्या है, ये मिट्टी ईंट की पकी हुई मिट्टी के ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मैंने एक बार ध्यान हो तो इसमें पूर्व में एक क्वेश्चन पढ़ाया था
कि आर्थिक और सामाजिक भेद। तो आर्थिक सामाजिक भेद का पुरातत्वविद ने कैसे पता लगाया कि सभ्यता में आर्थिक सामाजिक भेद रहा होगा? तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये कि आपको यहां फिर से मिल जा रहा है कि इस सभ्यता के लोग दो प्रकार की आवासीय व्यवस्था थी। एक सामान्य आवास थे, तो लोगों का मानना है सामान्य लोग रहते थे। दूसरा एक दुर्गनुमा आवास है, तो उसमें कोई प्रशासकीय में है ना, प्रशासन से संबंधित, शासन से संबंधित उच्च पदाधिकारी वर्ग दुर्गनुमा आवास में रहता होगा। और इसको एक आवास, लेकिन इस पूरी बस्ती को एक प्राचीर टाइप की घेरे हुई थी सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक, फिर क्या है, दुर्ग के क्षेत्र की इमारतें ईंटों के ऊंचे चबूतरों पर बनाई गई थी। दुर्ग के अतिरिक्त यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन यहाँ हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट लाया हूं, उसको आप कृपया करके तैयार करें, अलग भी लिखें आप इसको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हर समय पूछी ही जाती है। और मोहनजोदड़ो नगर एक ऐसा नगर है जो बहुत सारी विशिष्टताओं को समेटे हुए, अभी भी बहुत सारी खोज वहां पर बाकी है और बहुत सारी खोज चल रही है। क्या क्या विशिष्टताएं मैं बता रहा हूं आपको। क्या इसके दुर्ग के अतिरिक्त, दुर्ग तो मिला ही है, इसके अतिरिक्त क्या मिला यहां से? सबसे पहले मिला विशाल स्नानागार, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी सभ्यता से नहीं मिला। एक बड़ा आकार का स्नानागार मिला है। इसमें विद्वानों का, पुरातत्वविदों का मानना है कि इसमें कोई धार्मिक आयोजन होता होगा। उस धार्मिक आयोजन में लोग यहाँ पर नहाते, जैसे वर्तमान में कुंभ पड़ता है, अर्धकुंभी पड़ता है, या कोई संक्रांति वगैरह त्योहार पड़ता है, उस पर लोग नदी पोखरों में नहाने जाते हैं। बोले इसी प्रकार से कोई आवास रहा होगा। वो कहां से, प्रश्न आता है विशाल स्नानागार कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अतिरिक्त बेटा अन्नागार, अन्नागार भी बहुत बड़ा एक अन्न, जैसे कि आजकल वेयर हाउस वगैरह रहते हैं, कोल्ड स्टोरेज टाइप के रहते हैं ना, उसमें से हम इकट्ठा रख देते हैं, ऐसा ही अन्नागार भी मिला है। और उसमें बहुत सारे अन्न कोठार बने हुए थे, कमरे अलग अलग बने हुए थे। ठीक, इसके अलावा सभा भवन, जहां बैठकर सभाएं होती थी, सभा भवन भी प्राप्त हुआ है वहां से। एवं पुरोहित आवास के ध्वंसावशेष। अब ध्वंसावशेष थोड़ा मैंने शब्द आपको जानबूझ के कठिन शब्द भी डाल रहा हूं, तो इससे कि आप 12वीं क्लास में आप आ गए तो थोड़े से हार्ड वर्ड को आप करेंगे तो जो वैल्यूअर होता है, जो कॉपी जांचता है ना, उसको आप आकर्षित कर लेते हैं शब्दों से। लेकिन मैंने यहां भी लिख दिया ध्वंसावशेष मतलब होता है खंडर मिले हैं। कितनी सारी चीज मिल गई है ना। फिर क्या क्या मिल गया? विशाल स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, सभा भवन मिला, पुरोहित आवास मिला। इसके अतिरिक्त यहां से कुंभकारों के 6 भट्टे भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें पकती थी जो ईंटें वगैरह, बर्तन वगैरह, इस प्रकार के 6 भट्टे भी यहां से प्राप्त हुए हैं। ये सारी चीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए। आपको आज नहीं, जब तक आप छात्र और एक शिक्षक अध्यापक के रूप में रहेंगे, इतिहासविद के रूप में रहेंगे, तब तक ये लाइन आपके पास हमेशा होना चाहिए, हमेशा आपके काम आएंगे। अगला, नियोजित सड़कें एवं जल निकास, जो इस सभ्यता की सबसे अगली महत्वपूर्ण विशेषता थी। नियोजित सड़कें, जो मैं पिछली इकाई में भी आपको बता के आया था। नियोजित मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशिष्टता जो थी वो सड़कें एवं उत्तम जल निकास प्रबंध था। मैं पिछली वीडियो में बताया था, क्वेश्चन पूछा था, जल निकासी का सिद्धांत क्या नगर योजना की ओर संकेत करती है? यस, संकेत करती है। आज तक किसी भी भारतीय शहर, सभी शहर में पूरे में वो जल निकासी भूमिगत नहीं है, वो ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो पाया है जो इंडस वैली के नगरों से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? यहां पर आप देखेंगे, आप सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और एक दूसरे को समकोण काटती थी। क्यों काटती थी समकोण? चार्जेस तो बना सकते थे, समकोण इसलिए काटती थी, उनका इस प्रकार से बनावट रखी गई थी, अगर जरा सी भी हवा चलती है तो उसमें अपने आप सफाई हो जाती थी। ये देखिए आप, कितना आधुनिक विचारों की और वैज्ञानिक पद्धति से आवासीय व्यवस्था को बनाने वाले ये लोग रहे होंगे। इस नगर में पाए गए मुख्य मार्ग की चौड़ाई लगभग 9 मीटर एवं गलियां लगभग 3 मीटर चौड़ी होती थी। ये तो इसमें मैंने लिख के लाया, बहुत सारा मैटर मैं छोड़ के आया, मैं सोच पा रहा नहीं था कि क्या छोड़ूं आपके लिए, क्या बनाऊं। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसके
क्या कहते हैं इमारतें हैं, यो एक मंजिला से लेके बहुमंजिला होती थी। प्रत्येक घर में 4-5 कमरे होते थे, बीच में एक आंगन होता था, एक तरफ क्या कहते हैं बाथरूम है, एक तरफ किचन है, बीच आंगन में कुआं है। और इससे भी बड़ी बात क्या है, इसके सब याद रखना है प्यारे बच्चों कि इसके सभ्यता के जो घर के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे। वो गंदगी से बचाव सफाई के लिए, क्योंकि मुख्य द्वार से धूल ज्यादा आएगी तो उधर खिड़कियां वगैरह कर लेते थे, लेकिन दरवाजे उनके उपगलियों गलियों में होते थे। ये बहुत सारी विशेषताएं जो मैं आपके सामने ला नहीं पाया। सड़कों के दोनों ओर नालियों का निर्माण ईंटों से, या आप यहां कर भी सकते हैं पक्की ईंटों से, ये भी कर सकते हैं आप, पक्की ईंटों से किया गया था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मान सुख मोखे यानी चैम्बर, मलकुंड बनाए गए थे, जिसमें बहुत पानी आए, पानी उसमें मलकुंड में आए तो भारी शॉक करने वाला जो पदार्थ है वो वहीं नीचे दब जाएगा और पानी पुनः निकल जाएगा। जैसे शहरों में आप देखते हो चैम्बर निकाल के सफाई कर देते हैं, ऐसी सफाई वहां हो जाती थी। ये तो क्या मिला प्यारे बच्चों, ये इंडस वैली का हमने, मोहनजोदड़ो का हमने आपकी ये मुख्य विशिष्टताएं बताई। इसमें आप थोड़ा और जोड़ लेंगे, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जैसा कि मैं हर बार कुछ न कुछ आपके लिए स्पेशल लाता हूं, इस बार मैं इसमें से बहुत सारी चीजें स्पेशल लाया हूं। सबसे पहले जो स्पेशल चीज लाया हूं वो मोहनजोदड़ो से विश्व प्रसिद्ध कांसे की नृत्य करती हुई एक महिला की फोटो मिली हुई है। आप कभी कभी किसी किताबों में देखते होंगे, मैंने स्कैन तो नहीं कर पाया फोटो को, कभी जब हम पढ़ाएं तब स्कैन करेंगे। एक ऐसे चूड़ी पहने हुए, एक यहाँ पे कमर पे हाथ रखे हैं और एक ऐसे हाथ करते हुए एक मेला, आप देखना एक मेला मिली हुई है, वो कांसे की पूरी बनी हुई, बहुत सुंदर, मतलब आज भी आर्ट फेल हो जाए उस मूर्ति के आगे, इतनी सुंदर कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, चूड़ियों से बड़ी हुई है। अगला कभी वीडियो आएगा तो मैं जरूर आपके सामने वो एक स्कैन करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा जो शतरंज आज आप खेलते हैं, विश्वनाथ आनंद वगैरह जो हैं, वो शतरंज की छोटी छोटी गोटियां इसी नगर से प्राप्त हुई है। सीप की बनी एक पटरी, स्केल, जो बच्चे पढ़ते हैं, स्केल प्राप्त हुई है वहां से। और मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, उस पर पाशुपति शिव की आकृति अंकित है भैया, जो भगवान शिव का एक पाशुपति अवतार माना जाता है। अब सर वो कैसे पता आपको, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना, कैसे पता ये पाशुपति है सर, कैसे पता आपको ये मान्यता थी? भैया भगवान शिव का जो पाशुपति रूप है, तो पाशुपति रूप में एक भगवान शंकर, उसमें जो मूर्ति जो अंकित मिली है वो एक मुकुट लगाए हुए हैं, उस पर सींग निकले हुए हैं, उनके सामने पशु के रूप में हिरण है ना, बैल, ये सब बैठे हुए हैं। तो इससे अंदाजा लगा लिया है कि भगवान शिव का पाशुपति रूप में ही पूजा होती रही होगी। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न न केवल परीक्षा की दृष्टि से बल्कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आज आपके सामने लेके आया। अगला प्रश्न अगले दिन, तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।